हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। कल की वीडियो में हमने 50 तक के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखा, आज उससे आगे देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से उदारवादियों की क्रांति 1848 से संबंधित घटना है। अब बताना है कि उदारवादियों की क्रांति जो है वह किससे संबंधित घटना है। तो देखिए, पहला है फ्रांस में गरीबों के विद्रोह के विपरीत इसका नेतृत्व तुर्क साम्राज्य में शिक्षित मध्य वर्ग ने किया। दूसरा है उदार मध्य वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने राष्ट्रीय एकीकरण के साथ संवैधानिकता की अपनी मांगों को जोड़ा। तीसरा है संसदीय सिद्धांतों पर आधारित एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग की, जो एक संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर आधारित था। तो बच्चों देखिए, 1848 में यूरोपीय देशों में क्या फैल गई? गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ बुलाई गई थी? पहला ऑप्शन है दर्पण घर में, दूसरा पैलेस ऑफ वर्सेलियस में, तीसरा सेंट पीटर चर्च में और चौथा सेंट पॉल चर्च में। तो बच्चों कहाँ बुलाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट पॉल चर्च में 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, जिसमें 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान जो है वह ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद से जुड़ी है? पहला ऑप्शन है 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। दूसरा, प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने इसे स्वीकार कर दिया और निर्वाचित विधानसभा का विरोध करने वाला अन्य सम्राट के साथ हो गया। तीसरा है सैनिकों को बुलाया गया और सभा को भंग करने के लिए मजबूर किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है, उदार आंदोलन के भीतर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा एक विवादास्पद था, और इसका कारण दिया गया है कि उदार आंदोलन में उत्साही प्रदर्शन के कारण महिलाओं को समाज द्वारा पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ और स्वतंत्र माना जाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पहला है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत, और चौथा है अभिकथन गलत लेकिन कारण सत्य। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन जो कहा गया है वह सत्य है। उदार आंदोलन के भीतर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था, लेकिन जो इसका कारण दिया गया है वह गलत है। देखिए बच्चों, यहाँ महिलाएं जो हैं वह सक्रिय रूप से सभी कार्यों में भाग लेती थीं। इस समाचार पत्रों की स्थापना की और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भी भाग लेती थीं। इसके बावजूद विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जब सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई तो महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में आगंतुकों की गैलरी में खड़े होने की अनुमति दी गई थी। तो इसीलिए जो अभिकथन है वह सत्य है और कारण जो है उसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को डैश के रूप में अनुमति मिली। पहला ऑप्शन पूर्ण सदस्य, दूसरा बिना मतदान अधिकार वाले सदस्य, तीसरा प्रेक्षकों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अभी आपको बताया है कि फ्रैंकफर्ट संसद में महिलाओं को प्रेक्षकों के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है हैब्सबर्ग अधिराज्य और रूस में भूसत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया।
कारण कह रहा है कि रूढ़िवादी राजाओं ने यह अनुभव कर लिया था कि क्रांति और दमन के चक्र को केवल उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोहियों को रियायतें देकर ही समाप्त किया जा सकता है। पहला है हमारा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कहा जा रहा है कि अभिकथन सत्य है लेकिन कारण गलत। चौथा कहा जा रहा है कि अभिकथन गलत है और कारण सत्य। अब यह कैसे पता चलेगा बच्चों? तो यह पता चलेगा चैप्टर को अच्छे से रीड करने पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए, रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवाद आंदोलन को दबाने में सफल हुए लेकिन वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1848 में जर्मनी में राष्ट्र निर्माण के लिए उदारवादी पहल के दमन में कौन शामिल थे? पहला ऑप्शन राजतंत्र, दूसरा सेना, तीसरा प्रशासकीय जंकर्स और चौथा महिला। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1848 में जर्मनी के राष्ट्र निर्माण के लिए उदारवादी पहल के दमन में राजतंत्र शामिल थे, सेना शामिल थी और प्रशासकीय जंकर्स शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कथन सही नहीं है यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशासेना और नौकरशाही की मदद से किए गए एकीकरण प्रक्रिया के जनक थे। दूसरा है 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तीसरा, जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित एक समारोह में प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। तो बच्चों कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 3 जो है वह सत्य नहीं है, बाकी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब देखिए, जर्मन के एकीकरण के कारण प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अब इसके मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? ऑटो वॉन, यहाँ लिखा है ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध कर प्रशा को जीत लिया और एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया। और बच्चों, जनवरी 1871 में वर्साय में आयोजित समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम, किसको मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, ये आपको याद रहेगा, विलियम प्रथम को सम्राट घोषित किया गया था, ना कि फ्रेडरिक विल्हेम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई? पहला ऑप्शन है काइजर विलियम प्रथम ने, दूसरा ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, तीसरा योहान गॉटफ्रीड हेडर ने और चौथा है ड्यूक मैटरनिक ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। अब देखिए, 1862 में राजा विल्हेम प्रथम के तहत ऑटो वॉन बिस्मार्क को प्रशा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने खुद को प्रशा के नेतृत्व में जर्मन राज्यों को एकजुट करने का कार्य जो है वह उसे समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध डैश समाप्त हुए। पहला ऑप्शन जर्मनी की जीत पर, दूसरा प्रशा की जीत पर, तीसरा फ्रांस की जीत पर और चौथा प्रशा की हार पर। तो देखिए बच्चों, ये युद्ध जो हैं वह समाप्त हुए थे प्रशा की जीत पर और उसके बाद ही एकीकरण की प्रक्रिया जो है वह भी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है ऑटो वॉन बिस्मार्क को, दूसरा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को, तीसरा काउंट काबूर को और चौथा है प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को। तो देखिए बच्चों, प्रशा का विजय हुआ था 1871 में और उसी वर्ष प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को वहाँ का सम्राट घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में एकीकृत इटली का राजा कौन बना? पहला ऑप्शन है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, दूसरा है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, तीसरा है काउंट कावूर और चौथा है ज्यूसेपी मैत्सिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय 1861 में इटली का राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किस राज्य में इतालवी रियासत का शासन था? पहला ऑप्शन है सार्डिनिया पीडामोंट, दूसरा लोम्बार्डी, तीसरा वेनेसिया और चौथा है दो सिसिली का साम्राज्य। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्डिनिया पीडमोंट। 19वीं शताब्दी में इटली जो है वह 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इतालवी रियासत का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्डिनिया पीडमोंट के किस मंत्री प्रमुख ने इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किया? पहला ऑप्शन है गैरिबाल्डी, दूसरा मैत्सिनी ने, तीसरा कावूर ने और चौथा मैटरनिक ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कावूर ने। क्यों? डी कावूर ने इतालवी क्षेत्रों को एकजुट करने के प्रयास का नेतृत्व किया। वह ना तो लोकतांत्रिक थे और ना ही क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने युद्ध के माध्यम से इतालवी राज्यों को एकजुट करने की कोशिश की। कारण है इसका, इस क्षेत्र के शासन अभिजात वर्ग के नज़रों में एकीकृत इटली ने आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, पहला अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है अभिकथन सच है और कारण गलत, और चौथा है अभिकथन गलत है और कारण सच। तो इसका क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको मिलान करना है। अब कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है। पहले कॉलम में आपका है ए में दिया गया है ज्यूसेपी मैत्सिनी, बी में है किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय और सी है मुख्यमंत्री कावूर और डी है ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। अब आपको मिलाना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसका मिलान आप इस तरह करें। देखिए बच्चों, ज्यूसेपी मैत्सिनी ये क्या थे? एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने इटली को एक करने का प्रयास किया। दूसरा दिया गया है किंग विक्टर इमैनुअल द्वितीय, यह थे 1861 में इटली के शासक। इन्होंने फ्रांस के साथ एक कुशल कूटनीतिक गठबंधन के माध्यम से 1859 में ऑस्ट्रिया सेना को हराने में सफल रहे। और चौथा है आपका ज्यूसेपी गैरिबाल्डी। तो इसका तीसरा हो जाएगा, इटली के एकीकरण के लिए अंतिम बाधा से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की एक सेना का नेतृत्व किया। पेपल्स राज्यों जहां एक फ्रांसीसी टुकड़ी तैनात थी। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का होगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, का आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का होगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। तो देखिए अभिकथन कहा गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कारण इसका है कि राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? अब देखिए, पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत। चौथा है अभिकथन गलत और कारण सही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन अचानक हुआ लेकिन इसका कारण उथल पुथल या क्रांति नहीं थी।
यह एक लंबी खींची गई प्रक्रिया का परिणाम था। ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का गठन बच्चों किया गया था 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर एक प्रभावशाली अंग्रेजी संस्कृति के प्रचार के माध्यम से एक नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया था, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति के डैश को बढ़ावा दिया। पहला ऑप्शन है यूनियन जैक, दूसरा राष्ट्रीय गान, तीसरा प्रतीक चिन्हों और चौथा उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा बच्चों। 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर एक प्रभावशाली अंग्रेजी संस्कृति के प्रचार के माध्यम से एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति के यूनियन जैक, राष्ट्रीय गान, प्रतीक चिन्ह, इन सभी को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ 1707 के अधिनियम के संबंध में असत्य है। पहला ऑप्शन है यह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक समझौता था, दूसरा यह इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक समझौता था, तीसरा इसके परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, और चौथा इसमें इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड में 1798 में ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ कैथोलिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वायरन ने, दूसरा अर्नेस्ट रेनन ने, तीसरा वोल्फटोन ने और चौथा है उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आयरलैंड में ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ कैथोलिक विद्रोह को दबा दिया गया और वोल्फटोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 के नेतृत्व में एक सफल विद्रोह के बाद आयरलैंड को 1801 में जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड को डैश ने जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। कब किया गया अभी बताया है आपको। पहला ऑप्शन है 1801 में, दूसरा 1810 में, तीसरा 1701 में और चौथा है 1707 में। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही है। पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि आयरलैंड को 1801 में जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। क्वेश्चन, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से इंगित किया जाता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय छवि, दूसरा मरियान, तीसरा जर्मनिया और चौथा रूपक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। किसके रूप में जाना जाता है? रूपक के रूप में जाना जाता है। अब रूपक का उपयोग तो आप जान ही गए होंगे। यह तब किया जाता है जब एक अमूर्त विचार जैसे कि लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से इंगित किया जाता था। क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति को कलाकारों ने निम्नलिखित में से किस विचार को चित्रित करने के लिए महिला रूपक का प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा न्याय, तीसरा गणतंत्र और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को चित्रित करने के लिए महिला रूपक का प्रयोग किया। साथ ही इन आदर्शों को विशिष्ट वस्तुओं या प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया। जैसे स्वतंत्रता का प्रतीक था लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर। जबकि न्याय आमतौर पर एक आंख पर पट्टी वाली महिला जैसी दो तराजू लिए होती है। तो आप लोगों ने भी देखा है मूवी वगैरह में कि कोर्ट में जो एक महिला होती है उसके हाथ में एक तराजू होता है और उसके आंखों पर पट्टी बंधा होता है। तो इस तरह के चित्रों का प्रयोग वो करते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत डाक टिकट महिला रूपक मरियान को दर्शाता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा ब्रिटेन और चौथा है इटली। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए,
किसको दर्शाती है? फ्रांस को। इस डाक टिकट का आरंभ हुआ था 1850 में। वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांस की महिला रूपक के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, उसे मारियान नाम दिया गया था। दूसरा, उसने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया था। तीसरा, वह राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी। और चौथा है, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र के विचारों को व्यक्त करने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने फ्रांसीसी क्रांति में भाग लिया था। यह कथन जो है वह क्या है? महिला रूपक के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान की विशेषता का चयन करें। क्या थी उसकी विशेषता, यह बताना है बच्चों। अब पहला ऑप्शन है लाल टोपी, तिरंगा और तराजू। दूसरा है तलवार, टूटी हुई जंजीर और ओक के पत्ते। तीसरा है लाल टोपी, टूटी हुई चेन और तलवार। चौथा सभी है। तो मारियान की क्या विशेषता थी बच्चों? अब देखिए, लाल टोपी, लाल टोपी किसका प्रतीक था? अभी आपको बताया है, कमेंट में हमें बताएं कि लाल टोपी जो है वह किसका प्रतीक था। टूटी हुई जंजीर, यह किसका प्रतीक था? तो यह स्वतंत्रता का प्रतीक था। और साथ ही आंख पर जो महिला के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथों में तराजू है, वह न्याय का प्रतीक था। तो कमेंट में बताएं कि लाल तराजू किसका प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा पहला जर्मेनिया की इस छवि को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है? पहला है वीरता और न्याय। दूसरा लोक और संस्कृति परंपरा। तीसरा तपस्या और चौथा बदलाव और प्रतिशोध। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वीरता और न्याय। तो बच्चों यह चित्र जो देख रहे हैं वह चित्र किसको दर्शा रहा है? वीरता और न्याय को। एक हाथ में क्या है? तलवार और दूसरे में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में कौन सी विशेषता शांति बनाने की इच्छा दर्शाती है? पहला ऑप्शन है इंगल के साथ ब्रेस्ट प्लेट। दूसरा, तलवार के चारों ओर जैतून शाखा। तीसरा, टूटी हुई श्रृंखला और चौथा सभी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवार के चारों ओर जैतून शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में ओक के पत्तों का ताज कौन पहनता है? पहला है मारियान, दूसरा जर्मेनिया, तीसरा दोनों हैं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने पिक्चर में देखा है कि जो जर्मेनिया है वह ओक के पत्तों को अपने माथे पर पहनती है और वह कैसा दिखता है? ताज की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मैचअप्स है। अब देखिए, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया, आपको बताना है कि सही मैच क्या होगा। ए में है टूटी हुई जंजीर। हम सभी जानते हैं कि टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए मुक्त होना। तो पहला का हो जाएगा 3। दूसरा है ईगल के साथ ब्रेस्ट प्लेट। यह किसका प्रतीक है बच्चों? यह प्रतीक है जर्मन साम्राज्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा है आपका तलवार। तलवार जो है वह प्रतीक है लड़ने की तैयारी। चौथा उगते सूरज की किरणें। अब उगते सूरज की किरणें क्या बताता है? एक नए युग की शुरुआत, एक अच्छा शुरुआत। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ आंसर आप इस प्रकार से मिला सकते हैं, एक ही बार में पता चल जाएगा। ए का होगा 3, बी का होगा आपका 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का होगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में डैश भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोन्टेनेग्रो शामिल थे। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा स्लाव, तीसरा बाल्कन और चौथा दासबोल्क। करेक्ट आंसर होगा बच्चों बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जिसमें यह सभी देश जो हैं वह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में स्लाव वे लोग थे जो डैश थे। अब वे कहाँ के थे ये बताना है। पहला ऑप्शन है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया के निवासी। दूसरा यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना के निवासी थे। तीसरा है
स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेग्रो के निवासी थे। और चौथा उपयुक्त सभी है। नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग किसके नियंत्रण में था? पहला ऑप्शन है रूस का, दूसरा तुर्क, तीसरा जर्मन और चौथा हैब्सबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा भाग जो था वह तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। अभिकथन दिया गया है बाल्कन क्षेत्र तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया, और कारण है बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक अधिक क्षेत्र हासिल करने की उम्मीद रखता था। पहला ऑप्शन है आपका अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा अभिकथन सच है लेकिन कारण गलत, और चौथा अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें जो कहा गया अभिकथन है कि बाल्कन क्षेत्र तीव्र संघर्ष का क्षेत्र बन गया था, बिल्कुल सही है। और कारण जो कहा गया है कि बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, यह भी करेक्ट है। और इसी वजह से क्या होता था कि प्रत्येक जो है वह अधिक क्षेत्र हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है। अभिकथन है राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ 1914 में यूरोप को आपदा की ओर ले गया। आपदा कहने का अर्थ है बच्चों विनाश की ओर। कारण देखिए, कारण है कि विश्व के अनेक देश जो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश हो चुके थे, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। अब इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन 1914 में यूरोप को आपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच दुनिया के कई देशों जो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे, साम्राज्यवादी प्रभुत्वों का विरोध करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेल युग का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा सही है, सही सुमेलित किया गया है। पहला ऑप्शन है ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मन, दूसरा है नेपोलियन स्पेन, तीसरा है ज्यूसेपी गैरिबॉल्डी फ्रांस और चौथा है बुर्बो राजा इटली। तो सही मिलान कौन सा है बच्चों? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन युग्म का चयन करिए। अब बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक सोर्यू एक ब्रिटिश कलाकार था, दूसरा वोल्फटोन आयरलैंड के लिए संघर्ष किया, तीसरा लॉर्ड बायरन एक अंग्रेजी कवि था, चौथा कैरोल कार्पिंस्की एक पॉलिश संगीतकार था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक सोर्यू। इसके बारे में कल ही आपको बताया है। फ्रेडरिक सोर्यू जो था वह एक फ्रांसीसी कलाकार था, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वह एक ब्रिटिश कलाकार था। तो यह कथन जो है वह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की तिथि के बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम में हम कैसे लगाते हैं? छोटे से बड़े की तरफ यह जाता है, ठीक है। अब देखिए पहला है इटली का एकीकरण, दूसरा वियना शांति समझौता, तीसरा नेपोलियन युद्ध की शुरुआत और चौथा है जर्मनी का एकीकरण। तो अब हमें इसे बढ़ते क्रम में सजाना है, तो क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए इसका आंसर होगा बच्चों, पहला हो जाएगा आपका नेपोलियन युद्ध की शुरुआत, यह पहले हुआ था। उसके बाद वियना की समझौता हुई, उसके बाद हुआ इटली का एकीकरण और चौथे नंबर पर जर्मनी का एकीकरण। तो इस क्रम में आप सजाएंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था नेपोलियन युद्ध की शुरुआत, उसके बाद वियना का समझौता, उसके बाद इटली का एकीकरण और फिर जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने की तिथि के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। अब हमें बढ़ते क्रम में बताना है, तो बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा पहले होगा, फिर
उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से वो बढ़ते क्रम में होगा। तो अब देखिए, पहला दिया गया है, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने सभी जर्मन राष्ट्रीय सभा की मांग को खारिज कर दिया। दूसरा, फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल के चर्च में बुलाई गई। तीसरा, प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन सम्राट के रूप में घोषित किया गया। और चौथा है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए। तो हमें यहाँ इसे बढ़ते क्रम में सजाना है। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल के चर्च में बुलाई गई। दूसरा होगा आपका ये, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने सभी जर्मन राष्ट्रीय सभा की मांग को खारिज कर दिया। तीसरा हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए थे। और चौथा हो जाएगा आपका, प्रशा के काइजर विलियम प्रथम को नए जर्मन सम्राट के रूप में घोषित किया गया। तो इस क्रम में आप अपना आंसर ढूंढें। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचअप है। अब यहाँ पहला है निरंकुशवादी। निरंकुशवादी किसे कहते हैं? तो निरंकुशवादी जो है बच्चों, वह कहते हैं सरकार का एक रूप। सरकार जो काम सिर्फ अपने मन से और अपने फायदे के लिए करती है, उसमें जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं निरंकुशवादी शासन। उसके बाद है यूटोपियन। इसका हो जाएगा ए। पहला होगा समाज की एक दृष्टि। जनमत संग्रह, यह हो जाएगा प्रत्यक्ष वोट की व्यवस्था। जनमत संग्रह यानी सभी लोगों का सहयोग। मताधिकार यानी चुनाव कराने की एक प्रणाली, इसे कहते हैं मताधिकार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोडियो द्वारा तैयार किए गए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, एक हाथ में डैश और दूसरे हाथ में डैश है। पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म, बाइबल का प्रतीक। दूसरा, प्रभुत्वता की मशाल और मनुष्य के अधिकारों का चार्टर। तीसरा, ध्वज और संविधान। चौथा, ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक की नियम पुस्तिका। तो बच्चों, फ्रेडरिक सोडियो के द्वारा जो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी, उसके एक हाथ में प्रभुता की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का चार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है, किसने कहा? कल भी इस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिया है। कमेंट करके आप हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है आपका जिउसेप्पी मैत्सिनी, दूसरा मैटरनिख ने, तीसरा लुई फिलिप ने और चौथा है योहान गाडफ्रीड ने। इसका आंसर बच्चों आप हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको अवश्य आता होगा, या आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड किया है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी से कौन सा देश तुर्क साम्राज्य का हिस्सा रहा? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा यूनान, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 में कौन सा देश यूरोप में पूर्ण प्रादेशिक राज्य बना? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है स्पेन। तो बच्चों 1789 में फ्रांस, कौन सा देश होगा? फ्रांस, यह यूरोप में पूर्ण प्रादेशिक राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब देखी गई? पहला ऑप्शन है 1787, दूसरा 1759, तीसरा 1789 और चौथा है 1769। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कब देखा गया था? 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय रूढ़िवादी निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? पहला ऑप्शन राजनीति की पारंपरिक संस्था, दूसरा मजबूत राजतंत्र, तीसरा है पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में वापसी और चौथा संपत्ति और परिवार को संरक्षित किया जाना। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में वापसी।
अब 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, इसीलिए वह क्या चाहते थे कि पूर्व क्रांति दिनों के समाज में वापस लौटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनोआ के इटली के क्रांतिकारी का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है मैटरनिक, दूसरा है योहान गॉडफ्रीड, तीसरा है ज्यूसेप्पी मेत्सनी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कूटनीति के उद्देश्य से कौन सी भाषा बोली जाती थी। पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा स्पेन। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली क्या था। पहला ऑप्शन इटली का विजन, दूसरा गुप्त समाज, तीसरा इटली का राष्ट्रीय गान और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था, गुप्त समाज। बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि यंग इटली और एक और समाज कौन सा है, उसका नाम है यंग यूरोप। ठीक है, आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका गठन जो है वह किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया की संधि ने डैश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। पहला ऑप्शन है यूनान, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा इटली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कुस्तुनतुनिया की संधि ने किसे, तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। और उसे कब यह मान्यता दी गई थी, तो फरवरी 1832 में। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।